गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासेस है लगातार यूट्यूब पे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यू हम कर रहे हैं, कोशिका है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, ये किसके लिए? पीजीटी बायोलॉजी, यानी कि जो जीव विज्ञान व्याख्याता के लिए आप तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस हो गया आपका, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, है ना, तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, वो सारे कंडक्ट करते हुए, मतलब वो सारे कवर करते हुए हम टॉपिक को चल रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ किस लिए हमारी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए। आप अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी सेंट्रल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये क्लास जो है हमारी बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, चाहे आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस है ना, इनमें भी पीजीटी व्याख्याता जो जीव विज्ञान होते हैं उनकी जो है वैकेंसी निकलती है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पोस्ट नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, तो हम क्यों ये क्लास करें, क्यों हमको ये चीज़ करनी चाहिए, पढ़ने से क्या मतलब। पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ये आप भी अच्छे से समझते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ही का फ़ायदा रहेगा, जिससे कि आपको मैं और भी नए नए तरीके से बायोलॉजी की क्लासेस आपकी लेते जाऊंगी, है ना। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिका का, उसको ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव में जुड़ जाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, क्लास को कंटिन्यू कर सकें। चलिए देखेंगे। देखिए, हम जो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया है, पहली चीज़ ये थोड़ा रिवीजन करते हुए चलते हैं ताकि रिकॉल होते रहें चीज़ें हमारी, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंसेस है ये हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, जो सेल ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक के, है ना, उसमें से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सेल वॉल कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप की सेल वॉल होती है ये हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, आगे के जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका की जितने भी अन्य कोशिकांग हैं उसको हम एक एक करके चलते चलेंगे, है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल हमारे बचे हैं उसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये चीज़ हमको पता है। क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? पावर हाउस कोशिका का ऊर्जा ग्रह या घर, ऊर्जा गृह बोलते हैं जो। क्यों बोला जाता है इसको पावर हाउस, आप लोग बता पाएंगे, है ना। देखिए, इसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, इस कोशिका के अंदर, ठीक है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे कि ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उंगली नुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टी होती है ना, क्रिस्टी, यहाँ पे ही कुछ छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, F1, F0 या F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, F0 या F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, एक्चुअल में इसका काम होता है क्या, एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है, ठीक है। क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह, क्योंकि एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी, ठीक है। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, ये हमको पता है, ठीक है। इसके अलावा
इसके बारे में देखेंगे। इसकी सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? तो 1850 में, याद रखिएगा, कॉलिकर नाम के, ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने, जैसे अगर बोलेंगे कि इसका नाम किसने रखा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन अगर सबसे पहले देखने की बात आती है, किसने इसको सबसे पहले कोशिका के अंदर माइक्रोस्कोप से देखा था, तो किसने देखा था? कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। कब देखा था? तो 1850 में देखा था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है ऐसा कुछ है ना, सिलेंडर के समान। और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन यानी कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दो झिल्लियां होती है। जैसे कि मैं ये बताती हूँ, ये इसकी क्या हो जाएगी? आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, यानी कि बाह्यतम झिल्ली। और ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो क्या कहलाती है? इसकी आंतरिक झिल्ली कहलाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो रहता है इसके अंदर फिंगर नुमा संरचना है ना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम क्रिस्टी बोल देते हैं। इसके पास इसका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। इसके अलावा और क्या रहता है इसके स्ट्रक्चर में? देखिएगा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं? या तो लिपिड के हो सकते हैं, किसी भी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसका खुद का राइबोसोम भी होता है। इसका जो राइबोसोम होता है, याद रखिएगा, 70S टाइप का होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर के बारे में करनी है। उसके बाद देखिएगा साइज़ की अगर हम बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका क्या रहता है? डायमीटर रहता है। और लेंथ की अगर हम बात करें तो कितनी रहती है? 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसका अगर डिवीज़न की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीज़न होता है वो किसके थ्रू होता है? द्विविखंडन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका को अगर दो कोशिका में कन्वर्ट होना होता है तो ये बीच से डिवाइड होकर के क्या कर लेती है? दो कोशिकाएं बना लेती है। सेम इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है? अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेता है, यानी कि विभाजित कर लेता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ, यानी कि झिल्ली की बात करूँ, तो वो किसके समान होती है? तो देखिए थर्मस के समान दोहरी भित्ति, जैसा कि अभी मैंने बताया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है ना। ये ऐसे डबल मेम्ब्रेन है, ये इसकी बाह्यतम झिल्ली और ये इसकी आंतरिक झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली भी कैसे रहती है? आंतरिक झिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आंतरिक झिल्ली अंदर से ऐसे फोल्डेड फॉर्म में रहती है, यानी बीच बीच से कहीं कहीं से मुड़ जाती है ना, और मुड़ करके क्या बनाती है? क्रिस्टी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? थर्मस के समान दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं, यानी कि बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है? याद रखिएगा, साइटोक्रोम B5 नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, और इसके अलावा इस झिल्ली में ट्रांस मेम्ब्रेन पोरीन प्रोटीन, यानी कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि जो किसी भी चीज़ों को अपने, मतलब अगर वो कोई झिल्ली है वो अपने आर पार किसी मॉलिक्यूल को आने जाने दे रही है, यानी कि वहाँ पे विनिमय यानी कि एक्सचेंज का काम चल रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि वहाँ से वो आना जाना कर सकते हैं, है ना। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा ये बना होता है पोरीन नाम के प्रोटीन से मिलके बना होता है, जिसके कारण वो झिल्ली कैसी हो जाती है? परमेबिलिटी हो जा उसकी जो झिल्ली की परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि परमेबिलिटी मतलब क्या होता है? यहाँ पे याद रखिएगा, पारगम्यता। ठीक है, यानी कि वो पोरीन प्रोटीन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है? पूरी तरह से पारगम्य है ना। कैसी है? पूरी तरह से पारगम्य है। इसके बाद आप देखिएगा इनर मेम्ब्रेन की मैं बात करती हूँ। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है?
इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली की अगर हम बात करें तो इसकी जो पारगम्यता होती है वो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में थोड़ी कम रहती है ना। क्या बोल रहा है, पारगम्यता प्रोटीन की अधिक मात्रा के कारण कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि जो बाहर का जो झिल्ली है, बाहें वाली झिल्ली है ना, जिसको बाहें मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, कोशिका की बाह्यतम झिल्ली, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्यतम झिल्ली है ना, इसमें तो प्रोटीन पोरीन पोरीन नाम का प्रोटीन है। क्या है, पोरीन नाम का प्रोटीन उपस्थित है। तो ये क्या करता है, इसको परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है यानी कि ये आंतरिक झिल्ली की जो मैं बात कर रही हूँ है ना, ये जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। इसकी मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल आना जाना नहीं कर पाता है ना। कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, यानी आना जाना नहीं कर पाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। जैसे कि हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, आप लोगों को पता होगा प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, सेमी परमिएबल, सॉरी सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि वो किसी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही आर पार आने जाने देती है। लेकिन जो हमारी ये वाली मेम्ब्रेन है, कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये कैसी है, सेमी परमिएबल है, यानी कि अर्ध पारगम्य। क्या होती है ये, अर्ध पारगम्य। ठीक है, क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। तो अर्ध पारगम्य है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी हर एक मॉलिक्यूल को ये अंदर या बाहर ऐसे आने जाने नहीं देगी, किसी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही अंदर या बाहर आने जाने देती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सेमी परमेबल। उसके बाद देखिएगा, आंतरिक झिल्ली के भीतर असंख्य उंगली के समान प्रबंध यानी कि इनफोल्ड होते हैं, जो मैं अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताई हूँ। ये जो आंतरिक झिल्ली है ना, जो इनर मेम्ब्रेन है, ऐसे ऐसे फोल्डेड फॉर्म में रहती है ना, इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में रहती है। तो इसी को ये क्या बोल रहा है कि उंगली के समान इनफोल्ड होते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है आप लोगों को, आवाज़ में ऑडिबल विजिबल हूँ ना, आप लोगों को बताएंगे एक बारी। चलिए आगे देखिएगा। अब मेम्ब्रेन की बात तो समझ में आ गई हमको है ना, मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए एक सेकंड, ये जैसे कि आप लोग को शिट, ये डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है ये वाली, ये जो दिख रही है इनर मेम्ब्रेन, जिसमें ये फोल्डिंग नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ पे ये फोल्डिंग आप लोगों को दिख रही, क्रिस्टी दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। लेकिन ये वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, दिख रहा है ना, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो खाली जगह दिख रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैम्बर। तो ये वाला जो बाहर वाला चैम्बर बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर चैम्बर बोलेंगे। और ये जो अंदर में जो चैम्बर दिख रहा है, खाली जगह है ना, जो अवकाश दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अवकाश यानी कि स्पेस। ठीक है, खाली जगह, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर स्पेस। ठीक है, इनर स्पेस और आउटर स्पेस। तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, अभी हम क्या देखेंगे, चैम्बर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर कैसा होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड है।
ठीक है। एक होता है इसका आउटर चैम्बर जिसको हम बाह्य कक्ष बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, इनर चैम्बर जिसको हम आंतरिक कक्ष बोलते हैं, ठीक है। एक बाह्य कक्ष होता है, दूसरा आंतरिक कक्ष होता है। तो बाह्य कक्ष जो होता है किसका बना होता है, पेरिकार्डियल अवकाश बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ चारों तरफ बाहर से घिरी होती है ना, बाहर से चारों तरफ से घिरी हुई है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये कैसा है, यहाँ से ये देखिए ये ऐसा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ये पूरे चारों तरफ से इनर मेम्ब्रेन उसकी कवर्ड है ना, पूरी घिरी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। यानी कि क्यों इंटर मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर वाली झिल्ली और बाहर वाली झिल्ली दोनों के बीच की जगह है ना, तो जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन। अब वो दो लोग कौन है, झिल्लियाँ हैं, है ना, मेम्ब्रेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस के नाम से भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा, आउटर चैम्बर के और दो नाम हैं जो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इस अवकाश में उपस्थित तरल का रासायनिक संगठन किसके समान होता है, कोशिका द्रव्य के समान ही होता है, ठीक है। किसके समान होता है, कोशिका द्रव्य। तो समझिएगा, जैसे कोशिका द्रव्य में जो फ्लूइड भरा होता है ना, उसमें क्या रहता है, बहुत सारा लिपिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, कोशिका द्रव्य के समान संगठन पाया जाता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनर मेम्ब्रेन की मैं बात करती हूँ, सॉरी ये इनर चैम्बर होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, ये यहाँ पे चैम्बर होगा, इनर चैम्बर यानी कि आंतरिक कक्ष, ठीक है। आंतरिक कक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, घुलनशील प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन थी, है ना, इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैसी थी, यानी पारगम्यता क्या थी, थोड़ी सी कम थी, है ना, थोड़ी सी नहीं, सेमी परमिएबल ही था ना, अर्ध पारगम्य था, यानी कि वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को आर पार आने जाने नहीं दे रहा था। उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है, वहाँ भी प्रोटीन की मात्रा अधिक थी, तो यहाँ पे भी प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इस आंतरिक कक्ष में ही क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होगा, एक तो आपका cDNA यानी कि सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, किस तरह का राइबोसोम, 70S का, याद रखिएगा। लिपिड के मॉलिक्यूल रहेंगे। इसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ें उस माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कक्ष के अंदर उपस्थित होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका खुद का, इसका राइबोसोम है, इसका खुद का डीएनए है, और खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होने के कारण क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अपने आप सेल्फ क्या कर लेता है, रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बना लेता है, यानी कि बाइनरी फिजन करके, रिप्रोडक्शन करके क्या कर लेता है, अपना अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लेता है, ठीक है। अब दूसरा तो बनाता ही है, इसके अलावा क्या है कि इसके पास अपने खुद को सरवाइव करने के लिए, मतलब खुद अपने दम पे रहने के लिए, जैसे कि कुछ जैसे पेड़ पौधे हैं वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते ना, इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी इंडिपेंडेंट अपने आप रह सकता है ना। क्यों रह सकता है, क्योंकि इसके पास भी अपना खुद का क्या है, डीएनए प्रेजेंट है ना, क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। इसका खुद का क्या चीज़ है, इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है, इसका खुद का राइबोसोम है, खुद का ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके पास होती है, और खुद भी एटीपी बनाने में भी ये सक्षम होता है। तो कुल मिला के सारे जो काम एक कोशिका अकेले कर पाती है, वो सारे काम ये क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण इनको हम किस नाम से जानते हैं, सेमी ऑटोजोमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोजोमस बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा, इसके पास और क्या रहता है, F0 F1 पार्टिकल, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, ऑक्सीजोम बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। F0 और F1 पार्टिकल, इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही रोल प्ले करता है, क्या, एटीपी या फिर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसके पास उपस्थित होता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन, आप लोग को एटीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट,
ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या रहता है इसके अंदर उपस्थित होता है, यानी कि ये जो एंजाइम होता है एटीपीएज है ना, एटीपीएज सिंथेटेज एंजाइम का कार्य क्या है, वो F1 और F0 पार्टिकल्स जो है ना, इन ऑक्सीजोम्स को ही क्या देता है, कमांड देता है एंजाइम कि उनको एटीपी प्रोड्यूस करना है। तो ये क्या करता है, एटीपी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये जो एंजाइम है कैसे उस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे समझना चाहोगे तो वो कैसा रहता है, इसको थोड़ा सा अपन स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें F1 F0 और F1 पार्टिकल किस तरह से अरेंज रहते हैं समझिएगा। कुछ इस प्रकार से रहता है, ये जो है इसको बोलते हैं F0 और ये जो होता है F1 पार्टिकल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं F0। ये जो सीधा आप लोग को स्ट्रेट फॉर्म में दिख रहा है ये कैसा है, F0 है। और ये जो सर्कुलर फॉर्म में दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और F0 F1 में क्या होता है, जो ये F1 वाला एरिया है, पहले यहाँ से क्या आता है H+ आयन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ क्या आता है, H+ आयन अंदर की तरफ आता है, ठीक है। और ये जो F0 है ना, F0 से इसको क्या मिलता है, एंजाइम मिलता है। कौन सा एंजाइम मिलता है, एटीपीएज, ठीक है, एटीपीएज एंजाइम यहाँ पे मिलता है। और एटीपीएज एंजाइम के साथ साथ ये जो F1 पार्टिकल जैसे ही इसको एंजाइम मिलेगा ये क्या कर लेगा, जो एडीपी होता है, ठीक है, उस एडीपी को किस में, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एडीपी को एटीपी में इस एंजाइम की उपस्थिति में। तो आप लोग समझ पा रहे हैं इस ऑक्सीजोम ने क्या काम किया, ऑक्सीजोम ने H+ लिया, ठीक है, H+ लेने के बाद क्या किया, ये F0 क्या किया, H+ को लेकर के है ना एटीपीएज एंजाइम को एक्टिवेट किया, ठीक है। और जो एटीपीएज एंजाइम है यानी कि आपका एटीपीएज सिंथेटेज एंजाइम, इसने क्या किया, F1 पार्टिकल को सिग्नल दिया और F1 ने क्या किया, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाने में सक्षम रहता है, ठीक है। इस और बहुत सारे अमाउंट में एटीपी इसी तरह से F1 पार्टिकल के हेल्प से ही बन पाते हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलिए इसके बाद ये देखिएगा, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, जो अब भी मैंने बताया है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये होता है ऐसा ऑर्गन जो क्या कर सकता है, खुद अपने आप क्या करता है, अकेले है ना, स्वतंत्र रूप से सरवाइव कर सकता है ना, इंडिपेंडेंट, यानी किसी के ऊपर निर्भर रहने की उसको आवश्यकता नहीं है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्यों उसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न आपको दिख रहा है कि उनके पास खुद का डीएनए है, और खुद का डीएनए तो वो क्या कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, यानी कि डिवीज़न कर सकता है, ठीक है। फिर उसके मैट्रिक्स में उनका खुद का आरएनए भी होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इन आरएनए की हेल्प से ये क्या कर सकता है, इनकी मदद से ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है ना, प्रोटीन का प्रोडक्शन भी इनके हेल्प से ही कर सकते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद इसका खुद का राइबोसोम है, तो हमको पता है जब तक प्रोटीन की सिंथेसिस करना है हमको, तो उसके लिए राइबोसोम की तो ज़रूरत पड़ेगी। बिना राइबोसोम के हम प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी है, तो वो प्रोटीन भी बना रहा है, डीएनए है तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन भी कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है। उसके मैट्रिक्स में आरएनए पड़ा है। सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाता है, तो किस तरह का प्रोटीन बनाता है, तो संरचनात्मक प्रोटीन, याद रखिएगा, संरचनात्मक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। किस तरह का प्रोटीन बनाता है, संरचनात्मक प्रोटीन। और क्या करता है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मैंने बताया था क्या, कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डिवाइड किया, पुराना माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, इससे दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, यानी कि पुराने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि नए माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलिए
नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टेट। प्लास्टेट को हम क्या बोलते हैं? लवक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टेट के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? पहली चीज़ तो पादप कोशिका में एवं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में ये पाया जाता है। यानी कि कहाँ पे देखने को मिलेगा? जितने भी आप पादप यानी कि प्लांट देखते हो, है ना, प्लांट की कोशिका में तो होता ही है। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा है ना, ऐसे प्रोटिस्टा जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनके पास आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लास्टेट देखने को मिलेगा। प्लास्टेट क्या होता है? एक तरह का वर्णक प्रदान करने वाला अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्णक प्रदान करने वाला अंग है जो कि कोशिका में उपस्थित होता है। ये हमेशा प्लांट कोशिका में ही, आपको प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा, है ना। आप लोग को एनिमल सेल में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जो जंतु कोशिका है उसमें ये अनुपस्थित होता है, क्योंकि जंतु कोशिका कभी भी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं कर सकती, है ना। तो इसके अलावा आप क्या याद रखोगे? इसके पास कुछ स्पेशल टाइप के, मतलब विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं? रसायन होते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वर्णक के लिए, है ना। जो भी आप पेड़ पौधे में रंग देखते हो, है ना, जो भी रंग देख रहे हो, लाल, पीला, हरा, नीला, है ना, जो भी आपको कलर फ्लावर में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर पत्तियों में दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर ब्रांचेस में दिखाई दे रहा है, तो ये सब जो कलर हैं, है ना, वो किसके कारण होते हैं? इन्हीं वर्णक के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये वर्णक जो होते हैं ना, कुछ स्पेशल टाइप के रसायन से मिलके बने होते हैं। तो ये जो कैरोटिनॉइड दिख रहा है ना, कैरोटिनॉइड भी क्या है? एक तरह का वर्णक है, और एंथोसायनिन भी क्या है? एक तरह का वर्णक है। तो आप लोग से ये पूछ देता है कि क्या कैरोटिनॉइड वाटर सॉल्युबल है कि फैट सॉल्युबल है, यानी कि पानी में घुलनशील है या फिर वर्षा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कैसे पूछेगा? घुलनशीलता के आधार पर पूछ देता है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा वर्णक किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन किस तरह का आता है, ये आप लोग को घुमा के आजकल पूछने लगा है कि पानी में घुलनशील होता है कि आपका वसा में घुलनशील। तो याद रखिएगा, जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, और जो एंथोसायनिन होता है वो किस में रहता है? वाटर सॉल्युबल, यानी कि पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब प्लास्टेट को हम क्या करते हैं? लवक को 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? अब इसको समझिएगा। ये कलरलेस पिगमेंट होता है। कलरलेस है, इसका मतलब क्या होगा? ये रंगहीन। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या देखते हो, कई फ्लावर कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं, है ना, सफ़ेद कलर के होते हैं। कहीं कहीं पे कोई प्लांट आप लोग देखोगे कि सफ़ेद कलर का होता है, तो वो सफ़ेद कलर क्यों होता है ना, सफ़ेद कलर, वहाँ पे कोई कलर क्यों नहीं आया? वो कलरलेस क्यों है, यानी वाइट क्यों है ना। तो कलरलेस होने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है? ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है। ठीक है, उनका काम क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज करना। जैसे कि आप लोग आलू देखते हैं, आलू कैसा रहता है? छीलने पे ऊपर से तो उसका छिलका ब्राउन कलर का रहता है, लेकिन जब हम उसको पील ऑफ कर देते हैं ना, छील देते हैं, तो अंदर से पूरा सफ़ेद रहता है ना। तो वो कलरलेस प्लास्टिड होने की वजह से सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। तो वो है ना, क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। तो उसका काम क्या होता है? स्टोरेज करना, है ना। स्टोरेज यानी संग्रहण करना। क्या काम होता है उसका? संग्रहण करना। ठीक है, तो संग्रहण करता है तो किस तरह से? अब आप लोग देखिएगा, 3 आप लोग को इसके अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेगा। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टार्च का संग्रहण। किसका संग्रहण करता है ये? स्टार्च का संग्रहण करता है। ठीक है, और एल्यूरोप्लास्ट की हम बात करें तो ये किसका संग्रहण करता है? प्रोटीन का। ठीक है, किसका संग्रहण करेगा? सॉरी, प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट में किसका संग्रहण होता है? ऑयल, यानी कि वसा का। ठीक है, इसमें क्या था आपका? स्टार्च। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है?
संग्रहण करना, ठीक है। उसके बाद फिर 3 अलग अलग फॉर्म में क्या होता है इसमें, कलेक्शन यानी स्टोरेज होता है। अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च का संग्रहण करने के लिए सहायक होता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है प्रोटीन का संग्रहण करने के लिए सहायक होता है। और एलियोप्लास्ट जो होता है वो वसा का संग्रहण करने के लिए सहायक होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, जैसे स्टार्च किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। प्रोटीन किस में मिलेगा, मक्के में मिलेगा। और वसा किस में मिलेगा, अरंडी के बीज में मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टाइप है आपका प्लास्टिड का, क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ये एक तरह का कलर, क्रोमो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रोमो का मतलब ही क्या होता है, कलर, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये किस तरह का पिगमेंट होगा, किस तरह का वर्णक उपस्थित होगा इसमें, कलर पिगमेंट, यानी कि रंगीन रंगीन होगा, है ना। किस तरह का होगा ये, रंगीन होगा, ठीक है। रंगीन वर्णक होने की वजह से ये कैसा रहता है, अप्रकाश संश्लेषी होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यानी कि देखिए कलर तो है, ठीक है। अब हमको पता है प्रकाश संश्लेषण से के लिए कौन सा रंग जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है, हरा कलर, है ना। हरे रंग से के हरे रंग में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये तो रंगीन है, हरा को छोड़ करके इसके पास और भी दूसरे तरह के रंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, केवल इसमें हरा कलर नहीं होता है। तो कौन कौन सा कलर होता है, तो याद रखिएगा, देखिए कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए, ठीक है। उसके बाद एंथोसियानिन है, एंथोसियानिन किसके लिए है, ब्लू कलर के लिए। जेंथोफिल की बात करें तो जेंथोफिल किसके लिए होता है, येलो कलर के लिए, ठीक है। यानी कि आप लोग को याद रखना है ये रेड, ब्लू और येलो कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में आपको कौन कौन से रंग देखने को मिलेंगे, लाल रंग देखने को मिलेगा, नीला मिलेगा और पीला मिलेगा, ठीक है। ये 3 कलर यहाँ पे बनते हैं, हरा कलर इसमें नहीं बनता। इसी वजह से ये कैसा रहता है, अप्रकाश संश्लेषी, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा थर्ड टाइप आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये होता है ग्रीन कलर के लिए, किसके लिए होता है, ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। और यहीं पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहीं पे होगी। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण करके क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर करके ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज बनने के बाद ये क्या करेगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगा। और हमको पता है जो प्लांट होता है उसका स्टोरेज फूड यानी कि जो संग्रहित खाना होता है ना, वो किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संग्रह करके वो रखता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। जैसे अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, क्या देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि वो 2 चैम्बर वाला ऑर्गन है, ठीक है। यानी कि उसके पास दोहरी झिल्ली होती है थर्मस के समान, ये हमने देखा था। एक बाह्य झिल्ली थी और एक आंतरिक झिल्ली थी, है ना। ठीक उसी प्रकार से जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी संरचना भी कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली वाली रहती है। तो आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, यानी कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा न्यूक्लियस। इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उनमें क्या रहता है, एकल झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली नहीं होती है। और जो राइबोसोम जैसे कुछ ऑर्गन हैं उनमें क्या रहता है, कोई किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखिएगा इसका इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो इसका भी आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, यानी कि बाह्य झिल्ली, ठीक है।
उसके बाद फिर इनर मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाली मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। दो अलग अलग मेम्ब्रेन के बीच की जगह है तो इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था ये सेम चीज। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सिक्के जैसा कुछ रखा हुआ है ना, सिक्के के समान संरचना दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक अगर सिंगल एक कॉइन को अगर हम उठाएंगे, है ना, इस एक पैकेट को अगर हम उठाते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड है, यानी थैलेकॉइड का समूह अगर आप देखोगे तो इस समूह को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और इसी ग्रेना में क्या चलता है, आप लोगों का लाइट रिएक्शन चलता है, यानी कि जो भी प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन बोला जाता है जिसको, वो कहाँ पे होता है, ग्रेना में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, है ना, पीजीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ चुका है कि जो लाइट रिएक्शन है ना, प्लांट में होने वाला जो लाइट रिएक्शन है वो किस जगह पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे, कौन से ऑर्गन में होता है। तो याद रखिएगा ग्रेना एक जगह है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा एक ग्रेना और दूसरा ग्रेना, है ना, दोनों के बीच में एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, लैमिला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। और इसके अलावा जो थैलेकॉइड होता है ना, जैसे ये थैलेकॉइड है, तो थैलेकॉइड का आंतरिक संरचना जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और क्या बच गया इसमें, आपका स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा फ्लूइड भरा होता है जहाँ पे, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये ठीक है, ये जो पूरा स्पेस है खाली, है ना, ये पूरा क्या कहलाता है, आपका स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये जो स्ट्रोमा है, ये यहाँ पे आपका क्या चलता है, डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन चलता है, डार्क रिएक्शन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है आपका, एक तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन किस जगह पे होता है ना। तो स्थान आप लोगों को याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलता है और उसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके साइज की हम बात कर लेते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका साइज यानी कि इसका आकार कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है। और लेंथ की अगर हम लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 5 से 10 मिलीमीटर का, सॉरी माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम तुलना करते हैं, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है क्लोरोप्लास्ट की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। और नंबर की अगर हम बात करें कि अगर एक कोशिका में कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, एक कोशिका के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा कि नंबर कोई फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है। अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग नंबर में क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी होगा, है ना, अलग अलग कोशिका में अलग डिफरेंट नंबर ऑफ क्या मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 से लेके 20 या 40 भी हो सकता है, किसी कोशिका में आपको 1 मिलेगा, किसी कोशिका में 20-40 मिलेंगे, किसी में 100 भी हो सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कोशिका है। जैसे कि यहाँ पे दिया है क्या, क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास में क्या होता है, एक तरह का एल्गी है, ये क्या है, ये एक तरह का एल्गी होता है। तो इसके अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट होता है, केवल 1 क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन अगर मैं मीजोफिल सेल की बात करूं, है ना, मीजोफिल कोशिका जो होती है उसके अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, टोटल 20 से
40 क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनका भी जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, बाइनरी फिजन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हो रहा था, एक क्लोरोप्लास्ट से क्या बन जाएगा, 2 बना लेगा। ठीक है, यानी कि द्विगुणन के द्वारा होता है। उसके बाद फिर इनका भी खुद का डीएनए होता है, इनके पास भी जो इसका स्ट्रोमा है ना, यहाँ पे इसका क्या रहेगा, इसका खुद का डीएनए उपस्थित होगा। राइबोसोम, इसका भी राइबोसोम कैसा रहेगा, खुद का 70S तरह का रहेगा। ठीक है, और इसका खुद का प्रोटीन भी इस कोशिका इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, खुद का प्रोटीन भी इसके पास होता है। तो कुल मिला के आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी ज़्यादा क्या है, समानताएं हैं। दोनों ही कैसे हैं, एक तरह के खुद डिपेंडेड एक ऑर्गन है, यानी कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही इसी तरह के होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अभी देखे थे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, थैलेकॉइड ग्रेनम होता है जो कि लाइट रिएक्शन के लिए होता है। स्ट्रोमा लैमेली में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसको जब हम ना फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगी उसमें ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है। ठीक है, अभी इसके लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो लोकेशन है ना, कि किस जगह पे होता है, तो स्टोमेटा के आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लैमेली के अंदर ये होता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है क्या आपका, राइबोसोम। अगला सेल ऑर्गेनल क्या है आपका, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ये तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, यानी कि इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का आवरण या झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये बना कैसे है राइबोसोम, राइबोसोम एक्चुअल में बनता कैसे है इसको समझिएगा। जैसे कि हमारा आरएनए जो होता है, एक सेकेंड, ठीक है, क्या होता है आरएनए, कौन सा आरएनए, आरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो आरएनए जो होता है ना, ये जब क्या होता है ऐसे अभी तो ये स्ट्रेट दिख रहा है हमको, है ना, स्ट्रेट एकदम सीधी है, लेकिन जब ये आरएनए फोल्ड हो जाता है ना, तो फोल्ड हो जाएगा तो किस तरह से ऐसे ऐसे कुछ फोल्डिंग आ जाएगी इसके अंदर, है ना। तो फोल्डिंग कर करके ये क्या कर लेता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जिसमें कि एक आपकी क्या होती है, लार्ज यूनिट होती है और दूसरी क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के एक पूरा कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं। और किससे बने हैं, इसी आरएनए के फोल्डिंग से बने हैं, आरएनए के फोल्डिंग होने से बने हैं। ठीक है, यानी कि आरएनए पूरी तरह से गोल गोल घूम के पूरा फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर के क्या बनाता है, आरएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। इसी वजह से इसके चारों तरफ क्या होता है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद समझिएगा, मेम्ब्रेन तो इसके पास अनुपस्थित है ही, इसके अलावा इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले किसने खोजा था, तो याद रखिएगा जॉर्ज पैलेट ने 1953 में किस में देखा था, तो जंतु कोशिका में। किस में देखा था, जंतु कोशिका के अंदर सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर क्या देखा था, राइबोसोम को देखा था। ठीक है, किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है राइबोसोम के अंदर, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S जो कि हमने पढ़ चुके हैं लास्ट, अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की क्लास आप लोगों ने अटेंड की होगी या देखा होगा मेरा वीडियो, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा, वहाँ मैंने क्लियर किया है। 70S वाला जो होता है 50 और 30 यूनिट में ब्रेक हो जाता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S वाला 60 और 40 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है,
इसके अलावा ये आप लोग याद रखिएगा, जो ये एस है ना, एस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि अवसादन गुणांक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और इसको किसने नाम दिया था, तो याद रखिएगा स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था, इसीलिए इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल देते हैं, है ना। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी कि ये जो एस हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यूनिट या लार्ज यूनिट जो भी है ना उसको, तो ये एस को हम स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़े हों, जैसे कि मान लीजिए ये एक आरएनए है, अब इसमें ये राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए में अगर लगे हैं और प्रोटीन का संश्लेषण कर रहे हैं, तो इस तरह के राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। क्या बोलते हैं, पॉलीजोम, यानी कि एक से ज्यादा राइबोसोम है ना। तो एक से ज्यादा जब कोई चीज होती है तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, पॉली, है ना। तो यहाँ पे राइबोसोम बहुत ज्यादा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीजोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन। अब समझिएगा साइटोस्केलेटन क्या होता है। ये एक तरह का माइन्यूट फाइब्रस फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत छोटे छोटे फाइबर यानी कि तंतु, है ना, या रेशे बोल सकते हैं, है ना, फाइबर यानी कि रेशे, बहुत सारे तंतु, फिलामेंट, वो सब मिल करके क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नली के समान संरचना बना लेते हैं। और ये नली के समान जो संरचना होती है क्या करती है, कोशिका को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। जैसे कि देखिए हमारी बॉडी में है, हम स्ट्रेट खड़े हैं, है ना, क्यों खड़े हैं हम स्ट्रेट, एक जगह बैठ रहे हैं, हमारा एक पर्टिकुलर एक पॉस्चर है, हमारा एक संरचना, एक निश्चित संरचना है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर हड्डियां पाई जाती है, बोन्स है ना, बोन्स के कारण हम स्ट्रेट हैं। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी क्या होता है, उनका खुद का स्केलेटल होता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल, जो क्या काम करता है, सूक्ष्म तंतुओं का व्यापक व्यवस्था है जो कि सहारा प्रदान करता है ना, और प्रोटीन की संरचना से बना होता है और एक साथ मिलकर के कोशिका के कोशिकीय कंकाल का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, जो बहुत सारी हड्डियां मिलकर के हमारा कंकाल तंत्र बनाती है, वैसे ही इसका कोशिका में साइटोस्केलेटन मिलके कोशिका का कंकाल बनाता है। और ये एक तरह का सपोर्टिव फ्रेमवर्क कहलाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिव फ्रेमवर्क, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सहारा देने का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं, है ना, जैसे ये कोशिका विभाजित होती है तो इसमें क्या बन जाता है, ये जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, है ना, इस स्पिंडल फाइबर के निर्माण में क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। और सीलिया और फ्लैजिला की कोशिका कंकाल को भी क्या करता है, ये निर्माण करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कहाँ मिलेगा आपको, यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें, एक्टिन और मायोसिन, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए प्रोटीन होते हैं, है ना, यानी पेशी संकुचन में जो प्रोटीन सहायक होते हैं, वही प्रोटीन इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, एक्टिन एंड मायोसिन। क्या करता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने का काम करता है और कोशिका द्रव्य का संचार करता है ना। कोशिका द्रव्य का संचार यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में मदद करता है। और इसके अलावा अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करता है और स्यूडोपोडिया बनाता है, यानी कि अमीबा में कैसा स्यूडोपोडिया, जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था अगर याद होगा तो, स्यूडोपोडिया क्या होता है, उसको फूड को ग्रहण करने के लिए एंडोसाइटोसिस करने में मदद करता है ना। एंडोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है उसको करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है,
ये एक तरह का नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, यानी जिसमें किसी भी तरह का संकुचन नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, संकुचन हो रहा था, तभी कोई चीज़ मूव कर पा रही थी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं होता है। ये प्रोटीन का भी बना होता है। इसमें भी क्या होता है, पैकेजिंग करने में क्रोमैटिन की जो पैकेजिंग होती है उसमें सहायक होता है। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज़ें इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। इसके बाद ये लास्ट है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा आखिरी टॉपिक है ना, सीलिया एंड फ्लैजिला। फिर हमारी क्लास ख़त्म करेंगे, फिर अगली क्लास हमारी कल रहेगी, है ना। तो देखिए सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, समझ लीजिएगा। सीलिया और फ्लैजिला जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। इसके डायग्राम को देखिए, ये दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी तरह से इसको कवर किया हुआ है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक फ्लैजिला है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्लैजिला है, कोशिका है, ये कोशिका में फ्लैजिला लगा हो। इस फ्लैजिला को अगर मैं यहाँ बीच से ऐसे काट दूँ और काट के मैं उसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो वो कुछ इस तरह से हमको नजर आएगा, है ना। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इसका ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पूरी तरह से कवर्ड है। उसके अलावा इसमें क्या है, ये छोटे छोटे गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर आप लोग को नजर आ रहे होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, डबलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबलेट, यानी कि द्विक बोला जाता है। ठीक है, ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल है वो किससे जुड़े होते हैं, इस एक संरचना ऐसे लंबी दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक के सहारे से ये कहाँ पे जुड़े हैं, इस सेंट्रल शीथ में जुड़े होते हैं। बीच में क्या होता है, सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ से कौन जुड़ा हुआ है, ये डबलेट जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से जुड़े हैं, तो इस रेडियल स्पोक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला डबलेट आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। और हर एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स भी ब्रिज बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। डायग्राम आप लोगों को क्लियर है ना। अब देखिए समझिएगा, जो डायग्राम में दिख रहा है वही है, सीलिया फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है ना। इनका जो कोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनेमाइड बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। एक्सोनेमाइड बोलते हैं किसको, इसके कोर को, जो क्या करता है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये किससे बने हैं, इसी प्रोटीन से बने हैं, जो कि एक्सोनेमाइड कहलाता है। इसके अलावा सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है, जो कि किससे कनेक्ट है, ब्रिज की मदद से कनेक्ट होता है। और सेंट्रल शीथ में ये दिख रहा है, सेंट्रल शीथ में ब्रिज की मदद से कनेक्ट है एक दूसरे से। ये एक ब्रिज है जो इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है और सेंट्रल शीथ के अंदर कवर्ड है ना। उसके अलावा कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल ईच पेरिफेरल ट्यूब्यूल बाय द रेडियल स्पोक। ये रेडियल स्पोक दिख रहा है आप लोगों को, उस रेडियल स्पोक से ये ट्यूब्यूल पूरी तरह से क्या है, कवर्ड है ना। और टोटल कितने होते हैं, तो याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, 9 रेडियल स्पोक होते हैं। टोटल कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 9 स्पोक एक संरचना के अंदर आप लोगों को दिखने मिलेगी। ठीक है, और जो 9 है वो कैसे हैं, रेडियल यानी कि परिधि की ओर है ना। और सेंट्रल यानी कि बीच में कौन सा है, ये वाला सेंट्रल वाला। तो सेंट्रल में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 1 एंड 2। तो इसका अरेंजमेंट किस तरह का हो गया, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो जॉइंड बाय इंटर डबलेट। ठीक है, तो ये जो आपका पेरिफेरल डबलेट होता है वो किससे जुड़ा रहता है, इंटर डबलेट ब्रिज, जो कि आपको बताया था ये, है ना। इसके माध्यम से ये दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक, आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियस को डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस के अलावा और क्या देखना है, अभी क्रोमोसोम को थोड़ा सा देखना है। क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, ये 2 चीज़ें बची, और अगर कुछ बचा होगा तो वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। फिर कल हमारा सेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग पढ़ के आइएगा ताकि चीज़ें आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। और
एक बार फिर यही बोलूँगी कि KVS NVS EMRS की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे साध्य PSC एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि अब आगे की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेंगी और हमारे ऐप में चलेगी, ताकि वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हम नोट्स वगैरह सब कुछ जो टेस्ट वेस्ट है वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, गुड नाइट।